हेलो एवरीवन। ये जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या चीज़ है? लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। लाइबिलिटी कहने का मतलब जो भी पैसा बिजनेस पेमेंट करेगी फ्यूचर में, उसको हम लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑनर ने कैपिटल लगा रखा है बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपया कैसे करना है? जब बिजनेस बंद होगी तो बिजनेस को ऑनर को चुकाना पड़ेगा। तो ये कैसे माना जाएगा? ऑनर ने जो कैपिटल लगाया है वो लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। और लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटीज है? इंटरनल लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कहने का मतलब लाइबिलिटी टुवार्ड्स ओनर। मतलब हमने जो अभी जस्ट पहले एग्जांपल लिया कि ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया, तो जब ये बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि ऑनर ने, हमने कैसे बोला, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहने का मतलब दायित्व है, या बोल सकते हो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है। ऑनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि जब बिजनेस बंद हो जाए तो ऑनर को कैसे कर देना है, उसका जो पूंजी है, उसका जो कैपिटल है, रिटर्न कर देना है। और बिजनेस जो इसे जो लाइबिलिटी मानती है, वो कौन सा लाइबिलिटी मानती है? इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी? लाइबिलिटी टुवार्ड्स आउटसाइडर। मतलब इंटरनल लाइबिलिटी को छोड़ करके, मतलब ऑनर के लाइबिलिटी को छोड़ करके जो भी लाइबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है बिजनेस पे करने का, वो सारा का सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर। क्रेडिटर कहने का मतलब क्या चीज हो गया? एक एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस है, बिजनेस ने सप्लायर से बिजनेस है और सप्लायर है। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, मतलब सप्लायर ने गुड्स दिया, कितने वैल्यू का? 1 लाख रुपीज का, ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस के अंदर तो एक गुड्स बढ़ गया, तो बिजनेस कैसे किया होगा? अपना एक खर्चा दिखला दिया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से? 1 लाख रुपीज। अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, ये जो परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज क्या चीज़ है? एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए। एक्सपेंस कहने का मतलब खर्चा हो गया। और दूसरा क्या चीज़ दिखलाएगा कि सप्लायर को देना है। सप्लायर, लेट से सप्लायर मिस्टर ए है, मतलब मिस्टर ए को देना है पैसा जो हमने गुड्स परचेज किया है। तो इसके पास क्या चीज़ आ गया? एक गुड्स आया बिजनेस के अंदर, और दूसरा एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया कि फ्यूचर में मिस्टर ए को पे करना है। तो ये मिस्टर ए के जैसे क्या चीज़ होता है? बिजनेस 1 लाख लोगों से क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज करती है, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करती है। तो ये पॉसिबल नहीं है हर एक का नाम रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उसके लिए क्या चीज़ करती है? बिजनेस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, अकाउंटिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए क्या चीज हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो समझ में आ गया क्रेडिटर वर्ड कब यूज किया जाता है? जब बिजनेस गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज करती है।
तो जो बंदे से परचेज करती है उसके नाम को क्या चीज के नाम से जाना जाता है बिजनेस के अंदर? क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या चीज है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब एंट्री पूरा कर लेते हैं। परचेज टू क्रेडिटर 1 लाख रुपीज से, ये जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जर्नल एंट्री पास किया जाता है। दूसरा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस है, एग्जाम्पल बिजनेस है, बैंक है, बिजनेस का बैंक में डिपॉजिट है। कितना डिपॉजिट है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए बिजनेस ने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। तो बैंक क्या चीज करती है? बिजनेसमैन को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसमें एक फैसिलिटी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक कैसे बोलती है, आपने जो डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपए का हमारे पास, आप चाहो तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है तो बैंक कितना पेमेंट करने देगी, मतलब बैंक से कितना निकालने देगी? 1 लाख रुपए निकालने देगी। तो आप चाहो तो क्या चीज कर सकते हो, 1 लाख के बदले 1,10,000 रुपये विड्रू कर सकते हो। 1,10,000 रुपये डिपॉजिट किया, यहाँ पे बिजनेस ने विड्रू कर लिया। विड्रू किया, विड्रू करने का मतलब निकाले कितना? 1,10,000 रुपये। तो बैंक कैसे बोली, आपने जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है उसके बदले हम आपको 1,10,000 रुपये निकालने देंगे। तो जितना एक्सेस निकाल लिए, कितना एक्सेस निकाल लिए? बिजनेस का कितना डिपॉजिट है बैंक के पास? 1 लाख रुपया। और बैंक कितना निकालने दे रही है? डैट मीन्स बिजनेस कितना निकाल रहा है बैंक से? 1,10,000 रुपये। मतलब 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा विड्रू कर रहा है, एक्सेस विड्रू कर रहा है। एक्सेस विड्रू कर रहा है तो ये 10,000 जो हो गया वो ओवरड्राफ्ट हो गया। मतलब जितना उसके अकाउंट में बैलेंसेस था बिजनेस के, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट विड्रू कर रही है वो सारा का सारा ओवरड्राफ्ट के नाम से आ जाता है। तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे करती है? बैंक प्रोवाइड करती है बिजनेस को कि अगर इमरजेंसी में आपके पास पैसा नहीं है तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा का हम विड्रू आपको अलाउ करते हैं। उसके बदले में क्या करते हैं? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है बिजनेस से, बट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये फैसिलिटी को किस नाम से जानते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। मतलब डिपॉजिट का अमाउंट कम होता है लेकिन बैंक उससे ज़्यादा विड्रू करने देती है, और ये फैसिलिटी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में 10,000 रुपये क्या चीज़ हो गया? बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आ गया कि फ्यूचर में क्या चीज़ करना है? बिजनेस को पे करना है बैंक को। तो ये बिजनेस का लाइबिलिटी हो गया। और बिजनेस का कौन सा लाइबिलिटी हो गया? 10,000 रुपये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। और बोरोइंग ऑफ लोन। बोरोइंग ऑफ लोन कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया कि ये तो डिपॉजिट के अगेंस्ट विड्रू करने दिया है 1,10,000 रुपये, और बिजनेस को रिक्वायरमेंट है लोन की एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये बिजनेस वाला बैंक के पास गया और बैंक वालों ने इससे 5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये 5 लाख रुपया का बैंक वाले ने जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड किया, तो ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि ये फ्यूचर में पेमेंट करेगा पैसा। तो ये क्या चीज़ हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। तो वही एग्जांपल है बोरोइंग ऑफ लोन। तो हम लोगों ने देखा लाइबिलिटी का मतलब क्या चीज़ होता है। लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरा करेंट लाइबिलिटीज। इट इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नॉन करेंट लाइबिलिटी वैसे लाइबिलिटी को कहते हैं जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं 12 महीने के बाद। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दैट इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया जाता है वो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे प्रिपेयर किया जाता है। तो बिजनेस ने जो पैसा लिया है अगर उसको पे कर रही है 12 महीने के बाद, जब वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है वहां से, तो उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है। करेंट लाइबिलिटी, इट इज पेबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दैट इज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। दैट इज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कहने का मतलब क्या चीज हो गया? बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया जाता है वो साल के लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है, और साल के लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। और जो भी लाइबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक से लिया था 5 लाख रुपए का लोन लिया था, अगर ये 5 लाख रुपए का लोन हम बैलेंस शीट के डेट से, मतलब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर से, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के 12 महीने के अंदर में चुका देते हैं, जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके 12 महीने के अंदर में अगर हम चुका देते हैं तो वो कैसे माना जाएगा? करेंट लाइबिलिटी माना जाएगा। लाइबिलिटी तो है हमारे लिए कि हमको पे करना है बैंक को, लेकिन लाइबिलिटी में भी कौन सा लाइबिलिटी माना जाएगा? करेंट लाइबिलिटी कहलाएगा वो। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी को किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इस पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है क्लासिफिकेशन के लिए कि कौन से लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी कहें, कौन से लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी कहें। एक तो डेफिनेशन से समझ लिया और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्म हैज टेकन लोन ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन 1/10/2022 विच इज पेबल ऑन 31/3/2027। मतलब बिजनेस ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, कब? 1/10/2022 को, जिसका पेमेंट कब होगा? 31/3/2027 को। तब हमको ये बतलाना है ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है और नॉन करंट लाइबिलिटी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा। तो डेफिनेशन में क्या चीज पढ़ा हम लोगों ने? क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि अगर हम लोगों ने एक टाइमलाइन बनाया, एक अकाउंटिंग पीरियड क्रिएट किया 12 महीने का, 1/4/2022 से 31/3/2023, और हम लोगों ने लोन कब लिया है? इस साल के बीच में लिया है, जो कि है 1/10/2022। 1/10/2022 को लोन टेकन है 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपए का 1/10/2022 को हम लोगों ने लोन लिया। और बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो कि हमारा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है 31/3/2023। तो नॉन करंट लाइबिलिटी का डिफिनेशन कैसे बोलता है? अगर 31/3/2023 के 12 महीने के बाद अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो कैसे माना जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी माना जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग पेमेंट कब कर रहे हैं? 31/3/2027 को। 31/3/2023 को हम लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया और पैसा कब लिया? 1/10/2022 को लिया 5 लाख रुपए का। अगर 31/3/2023 के 12 महीने के बाद अगर इस 5 लाख रुपए को हम लोग रीपे करते हैं तो वो कौन सा लाइबिलिटी माना जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटी माना जाएगा। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में कब पे कर रहे हैं? 31/3/2027 को। इसका 12 महीना कब पुर जाएगा? 12 महीना पुर जाएगा आपको 31/3/2024। 31/3/2024। अगर इस पीरियड के दौरान
अगर हम पे कर देते तो ये क्या कहलाता, करंट लायबिलिटी कहलाता है। लेकिन इसको हम पेमेंट कब कर रहे हैं, 31/3/2027 को, 12 महीने के बाद पे कर रहे हैं, तो ये कैसे माना जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। अब करंट लायबिलिटी के एग्जांपल में आते हैं। फर्म हैज टेकन लोन ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन 1/10/2022 विच इज पेबल ऑन 1/10/2023। मतलब बिजनेस ने लोन लिया है 5 लाख रुपए का 1/10/2022 को, और उसका पेमेंट जो कर रहा है वो 1/10/2023 को बिजनेस पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक अकाउंटिंग पीरियड का एक टाइमलाइन ड्रॉ किया। अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज़ है, 1/4/2022 से 31/3/2023। लोन कब लिया है, 1/10/2022, मतलब मिड ऑफ ईयर में लिया है लोन। कितने का लिया है, 5 लाख रुपए का लिया है। बैलेंस शीट कब प्रिपेयर होता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा 31/3/2023 को। अगर इसका पेमेंट कर रहे हैं 31/3/2000, अगर इस लोन का हम पेमेंट कर रहे हैं, जो 5 लाख रुपए का जो लोन लिए हैं, अगर उसका पेमेंट कर रहे हैं 12 महीने के अंदर में, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनता है, 31/3/2023 को। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं लोन का 12 महीने के अंदर में 31/3/2023 से, तो उसको हम करंट लायबिलिटी मानेंगे। और देखते पेमेंट कब कर रहे हैं, 1/10/2023 से। तो 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 हम लोगों ने क्या चीज किया, लोन लिया 5 लाख रुपए 1/10/2022 को, 31/3/2023 को बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। वहां से मार्च छोड़ो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1/10/2023 को पेमेंट कर दिया। मतलब हमने 9 महीना के अंदर में पेमेंट कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ये पीरियड जो है वो कितने पीरियड है, 9 मंथ का पीरियड है। हमने जो लोन लिया था 5 लाख रुपए का, उसको पेमेंट कितने पीरियड के दौरान कर दिया, 9 महीने के अंदर में पेमेंट कर दिया। तो क्या ये मैं करंट लायबिलिटी मानेगा, या करंट लायबिलिटी माना जाएगा, या नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। तो करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन कहने का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या बोलता है, ऐसा अमाउंट जो हम लोन लिए हैं, अगर उसको पेमेंट कर देते हैं 12 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट 31/3/2023 है, और हम पेमेंट कैसे करें, 1/10/2023 को करें, मतलब 9 महीने के अंदर में हम पेमेंट कर दे रहे हैं। मतलब विद इन 12 मंथ हम पेमेंट करें, मतलब 9 महीने के बाद हम पेमेंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम 12 महीने के अंदर पेमेंट करते रहे। तो ये कौन सा लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, ये ट्रीट किया जाएगा, करंट लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा।